हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एसटेट के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन है हमारे गेहूं में, अरहर में, उड़द में एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा सोयाबीन में। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन में। मतलब सोयाबीन में प्रोटीन की सबसे अधिकतम मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 40%। कितनी परसेंट? लगभग 40% मात्रा प्रोटीन की सोयाबीन में पाई जाती है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, बीमारी का पता लगाने के लिए यंत्र एमआरआई का अंश होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, चुंबकीय रेजोल्यूशन सूचना, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। इसको तो एमआरआई की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है? एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस तकनीक के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है, जिसके माध्यम से बीमारी का पता लगाया जा सकता है। किसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है? एमआरआई के माध्यम से। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन दिए हुए हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा एडवर्ड जेनर, थर्ड ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट कॉच एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा लुई पास्चर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने ही रेबीज टीके की खोज की थी। किसी पागल जानवर या कुत्ते के काटने के कम से कम 72 घंटे के भीतर रेबीज रोधी टीका लगवा लेना चाहिए। कितने घंटे के भीतर? 72 आवर के अंदर रेबीज रोधी टीका लगवा लेना चाहिए। रेबीज टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस रोग से संबंधित टीका उपलब्ध है? तो ऑप्शन दिए हमारे टिटनेस, पोलियो, खसरा एंड उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। मतलब इन तीनों के इंद्रधनुष के अंतर्गत संबंधित टीका उपलब्ध है। टिटनेस का भी उपलब्ध है, पोलियो का भी उपलब्ध है एंड खसरे का भी उपलब्ध है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंद्रधनुष। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। तो ये 7 रोगों के निवारण हेतु टीके उपलब्ध है। इसमें कौन कौन से टीके हैं? टिटनेस के हैं, पोलियो का है, खसरा का है, डिप्थीरिया का है, पर्ट्यूटिस यानी कि काली खांसी का है, ट्यूबरक्लोसिस का है जिसको क्षय रोग या मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है एंड हेपेटाइटिस बी का है। तो कितने रोग का है? 7 रोगों और इनमें से और अधिक रोग है उनका टीकाकरण है। किसके अंतर्गत आता है? इंद्रधनुष के अंतर्गत आता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की थीम क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है हमारा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ऑप्शन बी हमारा एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण, हमारा थर्ड ऑप्शन है हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, हमारा लास्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। किसकी थीम थी ये? WHO 2020 की थीम थी, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। तो इसमें पूछा गया था हमारा 2022 की थीम WHO की। इस टाइम चल रहा है हमारा 2025। तो हम और WHO की और थीम भी देख लेते हैं। 2023 यानी कि 2023 की थीम थी हमारी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थीम थी हमारी WHO की? हेल्थ फॉर ऑल। इसी तरह हमारी 2024 की थीम थी माई हेल्थ माई राइट। क्या था? माई हेल्थ एंड माई राइट, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और 2025 की थीम थी हमारी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। क्या था? स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। आशापूर्ण भविष्य यानी कि हेल्थी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। तो हमने 2022 की थीम देख ली। 2022 की थीम थी हमारी अवर प्लेनेट अवर हेल्थ एंड 2023 की थीम है हमारी हेल्थ फॉर ऑल। 2024 की थीम है हमारी माई हेल्थ
माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। एंड 2025 की थीम थी हमारी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, यानी कि हेल्थी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है हमारा रोगजनक, ऑप्शन बी है हमारा परजीवी, ऑप्शन सी है हमारा वेक्टर एंड ऑप्शन डी है हमारा अदिश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वेक्टर। जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें वेक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उन्हें? वेक्टर, यानी कि वाहक के नाम से उन्हें जानते हैं। वेक्टर जो होते हैं वो स्वयं रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि रोगजनक जीवों को संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ले जाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से यह बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन भूमिका निभाते हैं इसमें? वेक्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेक्टर। इसी तरह हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में, यकृत मतलब क्या होता है हमारा? लीवर। लीवर में कौन सी विटामिन उपस्थित रहती है? ऑप्शन दिए हो हमारे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी एंड लास्ट विटामिन ई। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि बच्चे के जन्म के समय उसके लीवर में विटामिन ए उपस्थित रहता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से आंखों पर प्रभाव पड़ता है। जो भी आंखों की जो भी समस्या होगी हमारी, वो विटामिन ए की कमी से होगी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स। एंड विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, इसको एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं। एंड विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता। क्या होती है? नपुंसकता। तो जन्म के समय बच्चे के शरीर में, यानी कि बच्चे के लीवर में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है? विटामिन ए। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। एंड विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। एंड विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। एंड विटामिन ई की कमी से रोग होता है नपुंसकता। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? तो इसमें ऑप्शन दिए हमारे। ऑप्शन ए है हमारा 1996, ऑप्शन बी है हमारा 2008, ऑप्शन सी है हमारा 2001 एंड ऑप्शन डी हमारा 2013। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 2001। यानी कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई थी? 20 मार्च 2001 को। और इस नीति का उद्देश्य थे महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास सुनिश्चित करना और भेदभाव खत्म करना और महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाना। जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी होना चाहिए। यह किस नीति के अंतर्गत आया? महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति के अंतर्गत आया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, 6 से 8 घंटा, 10 से 12 घंटा, 7 से 12 घंटा एंड 15 से 20 घंटा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 15 से 20 घंटा। यानी कि जो नवजात शिशु होता है वो प्रतिदिन कितने घंटे सोता है? 15 से 20 घंटे सोता है। और ये नींद जो होती है ना, ये बच्चा छोटे छोटे अंतराल में लेता है। कभी सोएगा फिर जग जाएगा, थोड़ी देर पे फिर सो जाएगा फिर जग जाएगा। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, लखनऊ, इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन है हमारा आगरा एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा वाराणसी, यानी कि बनारस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। यानी कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थित है। इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर अब क्या हो गया इसका? प्रयागराज। क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। तो अगर अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इलाहाबाद ना आके आएगा आपके एग्जाम में प्रयागराज। तो कब हुई थी मनोविज्ञान शाला की स्थापना? कब हुई थी? 1947 में स्थापित की थी मनोविज्ञान शाला। कहाँ की गई थी? प्रयागराज में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा 150 डेज, यानी कि 150 दिन, 280 दिन, 280 दिन, 280 डेज। सी ऑप्शन है हमारा 390 दिन, ऑप्शन डी हमारा
640 दिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन, यानी कि गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं। 280 दिन मतलब 40 सप्ताह, 40 वीक्स, इतना टाइम लगता है। और जन्म पूर्व काल को 3 अवस्था में बांटा गया है। पहली होती है हमारी डिंबावस्था, जिसको बोलते हैं जर्मिनल पीरियड। दूसरी होती है हमारी एम्ब्रॉनिक पीरियड, जिसको बोलते हैं पिंडावस्था। एंड लास्ट होती है हमारी थर्ड फीटल पीरियड, यानी कि जिसको बोलते हैं हम भ्रूणावस्था। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने सप्ताह लगते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 सप्ताह लगते हैं। या तो 280 दिन लगेंगे या 40 सप्ताह लगेंगे, बात एक ही होती है। और जन्म पूर्व काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला होता है हमारा जर्मिनल पीरियड, दूसरा होता है हमारा एम्ब्रॉनिक पीरियड, तीसरा होता है हमारा फीटल पीरियड। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस वायरस के कारण चेचक होती है? ऑप्शन डी है हमारा रुबेला वायरस, ऑप्शन बी है हमारा हर्विट जोस्टर वायरस, ऑप्शन सी है हमारा रेबीज, ऑप्शन डी है हमारा वेरियोला वायरस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हर्पिस जोस्टर वायरस। किसका कारण होता है? ये चेचक का कारण होता है। चेचक रोग में क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना चेचक रोग का, तो उसके शरीर में लाल लाल छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और ये दाने उसकी पूरी बॉडी में होते हैं। उन दानों में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, स्लीप एपनिया सोते समय संबंधित है, किससे संबंधित है स्लीप एनीमिया सोते समय? ऑप्शन डी हो हमारे चलने में, बात करने से, खर्राटे मारने से एंड मुस्कुराने से। तो जैसा कि नाम से ये पता चल रहा है, क्वेश्चन देख के इसका आंसर पता चल रहा है, स्लीप एनीमिया। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। तो किससे संबंधित होगा ये? ऑप्शन नंबर सी खर्राटे मारने से संबंधित होगा। तो स्लीप एनीमिया किससे संबंधित है? सोते समय खर्राटे मारने से। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आपको एक्सप्लेनेशन भी इसकी अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए क्लास को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे तापमान, पीएच, आर्द्रता एंड उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब किण्वन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले, तापमान भी प्रभावित करता है, पीएच भी प्रभावित करता है एंड आर्द्रता भी प्रभावित करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब किण्वन की क्रिया जो होती है ना, उससे पोषक तत्व के जैविक मूल्यों में वृद्धि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे वस्त्रों पर, मकान बनाने की सामग्री पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, खाद्य पदार्थों पर। तो हम पहले देख लेते हैं एफपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यह एक मानकीकरण चिन्ह होता है। और एफपीओ, इसका आंसर देख लेंगे हम, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों पर, यानी कि एफपीओ मानक का प्रयोग खाद्य पदार्थों पर किया जाता है। फलों के पेय पदार्थ जैसे जैम, अचार, निर्जलित फलों के उत्पाद पर यह चिन्ह अनिवार्य है। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी फ्रूट्स खरीदते हो या अचार खरीदते हो, तो उसमें किसका चिन्ह होता है? एफपीओ का। अगर नहीं देखा हो तो अब जरूर देखना आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे इसमें वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को, या वर द्वारा वधु को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वर द्वारा वधु को। मेहर जो होती है, यह मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल माना जाता है। निकाह का प्रस्ताव जो होता है वो लड़के की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। तब वर वधु को क्या देता है? मेहर। क्या देता है वर वधु को? मेहर। मेहर के रूप में कुछ रुपए होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन दिए हो हमारे आजीविका कमाना, ऑप्शन है हमारा फिर बी बौद्धिक विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वैसे ऑप्शन तो सारे सही है इसमें, पर हमें इसमें से एक बेस्ट चुनना है। तो इसमें क्या होगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। आप लोग ये जरूर ध्यान रखें, जहां सर्वांगीण विकास है, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो यहीं पे बच्चे के सर्वांगीण विकास में क्या होता है? इसके अंतर्गत जीवन के सभी आवश्यक पक्ष जो होते हैं ना, इसमें समाहित होते हैं। जैसे बच्चे का मानसिक विकास, जैविक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास। तो इसमें क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसमें ये शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ऑप्शन दिए हुए हमारे, एक आनुवंशिक प्रकृति, एक गैर आनुवंशिक स्थिति, जीवन शैलीगत बीमारी, प्रकाश में अनावरण के कारण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक आनुवंशिक प्रकृति। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? एक आनुवंशिक प्रकृति। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति कलर की पहचान नहीं कर पाता है कि ये कौन सा कलर है। तो क्या होता है? ये एक आनुवंशिक प्रकृति। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? नहीं दिया है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, खांसी जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग और हैजा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैजा। यानी कि हैजा जो होता है वो दूषित जल द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? दूषित जल एवं दूषित भोजन द्वारा हैजा फैलता है। और वायु द्वारा हमारा कौन कौन सा रोग फैलता है, हम ये देख लेते हैं। खांसी जुकाम, अगर घर में किसी एक को खांसी जुकाम हुआ तो डेफिनेटली है कि दूसरे को भी हो जाएगा। इसी तरह निमोनिया रोग भी होता है, ये भी रोग वायु द्वारा होता है। एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, ये भी किस द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। तो क्षय रोग है, क्षय रोग को क्या बोलते हैं? मृत्यु का कप्तान। क्षय रोग वाला क्वेश्चन आपके हर सेट में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हमारा, वेस्ली, स्ली, कोकाई एंड विब्रियो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कोकाई। और ये निमोनिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के फेफड़ों में क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। कहाँ स्वेलिंग आती है? फेफड़ों में। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हमारे, हैजा, टाइफाइड, हैजा तथा टाइफाइड दोनों, ना ही हैजा ना ही टाइफाइड दोनों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हैजा तथा टाइफाइड दोनों। हैजा और टाइफाइड दोनों किससे होते हैं? जल प्रदूषण के द्वारा होते हैं। हैजा विब्रियो काला नामक जीवाणु से होते हैं एंड टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं ये दोनों रोग? जीवाणु द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। और हैजा होता है विब्रियो कॉली नामक जीवाणु से एंड टाइफाइड होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, एचसीएल द्वारा मारकर, बाइल यानी कि पित्त रस द्वारा समायोजित कर, ऑप्शन सी है हमारा पाचन रस एंड ऑप्शन डी है हमारा जठर रस में विलीन होकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एचसीएल द्वारा मारकर। तो भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु को एचसीएल द्वारा मारकर नष्ट किया जाता है। यानी कि एचसीएल क्या होता है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु को नष्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन दिए हुए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉच, जॉन साल्क या एडवर्ड जेनर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जोनास साल्क। यानी कि इन्होंने ही वर्ष 1952 में, कब? 1952 यानी कि 1952 में पोलियो के टीके की खोज की थी। किसने की थी? जॉन साल्क ने। और पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है पोलियो? बैक्टीरिया से नहीं होता बल्कि वायरस से होता है। पोलियो में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और बच्चों में विकलांगता आने की संभावना रहती है इस रोग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, सोडियम, आयरन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कैल्शियम। यानी कि बच्चों की हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम मदद करता है। कौन क्या निर्माण करता है? कैल्शियम। अगर बच्चे के शरीर में या किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और दांतों का निर्माण भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। दांत भी कमजोर हो जाते हैं और साथ में हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? ऑप्शन दिए हुए हमारे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विटामिन डी। ऑप्शन भी डी है हमारा एंड विटामिन भी डी है। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ही तीव्र दर से बनता है। विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। यह हर व्यक्ति के शरीर के अंदर पहले से ही होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब हम सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तभी अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। एंड विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। एंड विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में कौन सा विकार होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा मोटापा, वजन कम होना, मधुमेह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वजन कम होना। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से, कमी पूछा गया तो कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? व्यक्ति का वजन कम हो जाता है। और वजन कम होने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर थकावट और कमजोरी देखने को मिलती है तथा उसका शारीरिक विकास जो होता है वो रुक जाता है या धीमी गति से होने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है वजन कम होना, और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हो जाएगा मोटापा। क्या होगा अधिकता से कार्बोहाइड्रेट की? मोटापा। अगर मोटापा होगा तो बीपी हाई होगा, थायराइड हो जाएगा एंड डायबिटीज हो जाएगा। अगर कमी होगी तो क्या होगा? व्यक्ति का वजन कम हो जाएगा। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह यानी कि जीरोफ्लेमिया हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन बी। लगता है आज आपके विटामिन वाले को ज्यादा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आप अच्छे से इनको रेडी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन ए। क्या होता है? मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, यानी जितनी भी आंखों की बीमारियां होंगी ना वो सब विटामिन ए की कमी से होंगी। तो इस बीमारी में क्या होता है? आंसू ग्रंथि जो होती है ना हमारी वो सूख जाती है, जिसके कारण आंखों में आंसू आना बंद हो जाते हैं। इसे नेत्र शुष्क रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? नेत्र शुष्क रोग। यानी कि इसमें जो आंसू वाली ग्रंथि होती है जिनको अश्रु ग्रंथि भी बोलती है वो सूख जाती है, तो नेत्र शुष्क रोग बोला जाता है इन्हें। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है। ऑप्शन दिए हो हमारे विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन बी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी की कमी से व्यक्ति में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और रिकेट्स रोग किससे संबंधित होता है? हड्डी से। किससे संबंधित होता है रिकेट्स रोग? हड्डी से। यह रोग अधिकतर बच्चों में होता है। इस रोग में अस्थि विकार होकर पैर में टेढ़ापन आ जाता है। क्या हो जाता है? पैर में टेढ़ापन आ जाता है। पैर इस तरह के हो जाते हैं, अंदर की साइड झुके हुए। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, चीनी एवं गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो ऑप्शन दिए हो हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि चीनी एवं गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, जो बिहार एस्टेट वाले एग्जाम होता है उसमें कौन से वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं? उसमें 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो ये जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन है ये आपके बिहार एस्टेट एंड बिहार पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं, और डेली क्लास लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए एंड 72 घंटे के लिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 72 घंटे के लिए। यानी कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता 72 आवर यानी कि 12 घंटे तक के लिए सुरक्षित रखते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों और आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो कि मतलब ये आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच।